Our first speaker for the day is Mr. Arun Maheshwari, who is the Managing Director of Vani Prakashan Group and the Chairman of Vani Foundation. He has showcased Hindi literature in more than 32 countries and among numerous awards has received the Medal of Honor at the National Library Sweden and by the Ambassador of Norway to India for his contribution to the field of literature and Indo-Swedish and Indo-Norwegian literary translations. As the Chairman of Vani Foundation, he has institutionalized India's first Vani Distinguished Translator Award and the Hindi Mahotsav, a Hindi festival dedicated to the Hindi language and literature. Under his leadership, Vani Prakashan has entered its 59th year in 2022 and having published over 7,000 books in more than 32 genres across 8 Indian languages. The second speaker, Mr. Ajit Rai, is one of the leading film and theatre critic and culture journalists of India. With a wide and vast experience for more than 30 years in almost all leading national newspapers, reputed journals and electronic media, as well as on cinema, theatre, literature, and cultural discourses. His about 5,000 published articles are pioneers in theatre, film, and cultural journalism. Some of his innovative reports have been debated in Indian Parliament. He's the founder editor of Drishantar, a monthly magazine of cinema, TV, culture, and media by Doordarshan Ministry of INB, Government of India. Welcome on stage, and please start. मित्रों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी के वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशर और पब्लिकेशन हाउस चलाने वाले अरुण माहेश्वरी जी हमारे बीच हैं और हम इनसे वाणी की कहानी पर थोड़ी बहुत चर्चा शुरू कर रहे हैं। अरुण जी, चलिए हम बात यहीं से शुरू करते हैं कि वाणी की शुरुआत कैसे हुई और इसकी संकल्पना क्या थी। देखिए, ऐसा है कि किसी भी किताब के लिखे जाने में पहले एक प्रस्तावना होती है और मैं तो प्रकाशक हूँ, इसलिए पहले प्रस्तावना पे ही बात करता हूँ, उसके बाद फिर उसके आगे ही कहानी चलेगी। मैं दरअसल एक छोटा सा नोट लाया हूँ, वो मैं कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात करता हूँ। दरअसल जो पहले जो पुस्तकों का और पत्र पत्रिकाओं का अलग इतिहास है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु मंडल के लेखक खुद बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र, इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट, कानपुर में प्रताप नारायण मिश्र और कलकत्ता में बाल मुकुंद गुप्त ने एक एक पत्रिकाएं जगह जगह उन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। प्रकाशन की उत्कृष्टता के बावजूद पाठकों का अभाव रहा और जो फूल पत्रिकाओं के खिले थे वो मुरझा गए, बहुत जल्दी मुरझा गए। कारण कि उस समय पाठकों की भाषा उर्दू थी, हिंदी खड़ी बोली और ब्रज बोली से मिश्रित थी, जो कविता में ज़्यादा उसका कार्य था। लेकिन हिंदी पाठक वर्ग के बीच साहित्य को ले जाने के लिए सिर्फ पत्रिका ही एक जरिया था वहाँ पर। 1896 में बनारस में नागरी प्रचारणी सभा ने एक नागरी प्रचारणी पत्रिका शुरू की। हिंदी लेखकों को विचार प्रकट करने का मंच दिया, लेकिन ये मंच बहुत ही शुद्धतावादी का था। मतलब वे लोग कविता को, पत्रिका को कोई हास्य व्यंग या कोई लोकप्रिय नहीं बनाना चाहते थे। और इंडियन प्रेस में चिंतामणि घोष उसके मालिक थे। तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में उन्होंने सरस्वती पत्रिका निकाली। सरस्वती पत्रिका का जो उद्देश्य था वो उपयोगी ज्ञान और उपयोगी साहित्य को देना था। उन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर कविताएं लिखवाई, कहानियां लिखवाई और पत्रिकाओं में चित्रों के साथ छापा ताकि पत्रिकाएं लोकप्रिय हो सकें। और इसके विपरीत जयशंकर प्रसाद ने बनारस में इंदु पत्रिका निकाली, जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण थी। और बाद में 1922 में दुलारे लाल भार्गव ने इलाहाबाद में माधुरी पत्रिका निकाली, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई। उसमें भाषाई विविधता थी, ये चीज़ें थी। बहरहाल ये सब भूमिका मैंने इसलिए कही कि जो वाणी प्रकाशन का जो आरंभ है, देखा जाए तो वैसे अभी 60 वर्ष होने को ही है, लेकिन 1892 में 1898 में जो मेरे बाबा जी थे वो विद्यार्थी थे विज्ञान के, लेकिन उस समय आर्य समाज से काफ़ी लोग प्रेरित होते थे और उन्होंने बंगला, हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत से अनुवाद किए। ऐसे दस्तावेज हमें मिले हैं, मतलब हमने तो उनको नहीं देखा,
लेकिन दस्तावेज मिले। ऐसे ही कुछ कण शायद जैसे होता है पारिवारिक लेगेसी के, जैसे मेरे पिताजी में थे और वो हिंदी अध्यापक थे। मुझे अखबारों की कटिंग से पता लगा है कि वो 19 वर्ष की उम्र में उनको आपके पिताजी प्रेमचंद प्रेमचंद माहेश्वरी, जी जी जो धन्यवाद। हापुड़ में रहते थे ना? हापुड़ में रहते थे और अखबारों की कटिंग मिली थी एक दिन मुझे कहीं डायरी में रखी हुई, तो ये पता लगा कि 19 वर्ष के युवक को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से पुरस्कृत किया गया है और 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, छोटे छोटे ऐतिहासिक नावल लिखे या कुछ ये था। तो ऐसे फिर उनको किताबें उनकी प्रकाशित हुई। कुछ दोस्तों ने उत्साहित किया कि एक प्रकाशन ही क्यों ना खोल लिया जाए, तो वाणी प्रकाशन की स्थापना ऐसे हुई। क्या ये सच है कि उन्होंने प्रकाशक बनने का निर्णय इसलिए किया कि उनको प्रकाशकों ने रॉयल्टी नहीं दी थी? जी हाँ, मैंने सुना ऐसा है कि उनको रॉयल्टी नहीं मिली, तो दोस्तों ने उत्साहित किया कि भाई एक प्रकाशन खोला जाए, तो प्रकाशन की शुरुआत हो गई। इसका मतलब रॉयल्टी विवाद वाणी प्रकाशन से जमाने से रहा है? नहीं, रॉयल्टी विवाद तो 100 साल पहले से भी रहा है। निराला जी ने उनको जवाहरलाल नेहरू जी को इस शिकायत की थी कि साहब मुझे रॉयल्टी नहीं मिलती है। मैंने एक पत्र पढ़ा है जिसमें कि मंटो ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा है कि साहब तुम भी कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी, तुम ऊंचे ओहदे पर हो तो क्या हुआ, मेरी रॉयल्टी तो दिलवा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1982 एक ऐसा वर्ष है जी, उसके बाद से हिंदी की साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन में एक उछाल आया। संभवतः अशोक जी हाँ, वाजपेयी के 1900 कारण मध्य प्रदेश सरकार हाँ। की सरकारी खरीद ने हिंदी में साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन और बिक्री में एक उछाल ला दिया। जी हाँ, आप उसमें जुड़े हुए हैं, उसके जी, बारे में हम उसमें जुड़े हुए थे। हम ही नहीं, सारा हिंदी ट्रेड उसमें था। 1982 में मध्य प्रदेश में अशोक वाजपेयी जी ने हिंदी के लिए एक बड़ा काम किया, मतलब लेखकों के लिए भी और हिंदी प्रकाशकों के लिए भी। उन्होंने जो लेखक चुन चुन के, वैसे तो कुछ ही लेखक, वैसे विमल मित्र, महाश्वेता देवी उस समय बहुत प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी में जो ऐसे अलक्षित लेखक थे, और या जैसे विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी को कहिए, वो तो आलोचक हैं, लेकिन उनकी कविता की पुस्तक भी मैंने ही एक बार छापी थी। भोलानाथ तिवारी जो भाषा विज्ञानी थे, उनकी कविता की पुस्तक भी छापी, या और भी बहुत सारे विजेंद्र इस समय पे लेखक आपके राजस्थान के ही हैं, बहुत से लेखक, विजयदान देथा जी, इन सब को उन्होंने हिंदी में लाकर और वहाँ बड़ी मात्रा में किताबें खरीदी, तो उससे बहुत सारी पुस्तकें हिंदी में छप के आईं और एक बाज़ार में पैसा भी आया, तो उससे फिर और आगे काम बढ़ने शुरू हुए। तो क्या मैं यही पूछ लूँ, हालांकि मैंने सोचा था बाद में पूछूंगा, कि क्या हिंदी प्रकाशन उद्योग अधिकतर सरकारी खरीद पर निर्भर है? पहले था, अब नहीं है। पहले तो 4-5 वर्ष पहले जब ये नई सरकार आई, इन्होंने लगभग सभी सरकारी खरीदों को एक तरीके से सहयोग नहीं दिया, कम किया, बहुत ही कम किया, धीरे धीरे समाप्ति कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद अचानक ये इंटरनेट है ना, ऑनलाइन सेल किताबें आने लगीं, तो ऑनलाइन सेल पर किताबें जाने लगीं और बहुत तरह से किताबें मतलब जैसे होता है ना कि हम ये कहते हैं कि हमारी एक दुकान है जो 24 घंटे खुली हुई है, मतलब हमारी किताबें वहाँ लगी हुई हैं, कोई भी ले सकता है, कोई भी ज़माना बदल गया, समय बदल गया। लेकिन उसके साथ बहुत सी कुरीतियाँ भी आई, जो आगे हम लोग बातचीत करेंगे। इंटरनेट को लेकर कुछ परेशानियाँ भी हैं। चलिए हम आते हैं वहाँ, जब आपने पूरी तरह वाणी की कमान संभाली, 1990-92 का वो दौर था, वो बड़ा टर्मोइल पीरियड था देश के लिए जी। और उसी समय आपने अकेले वाणी की कमान संभाली। उस समय बहुत छोटा सा आपका एक हुआ करता था बैठक वहाँ, और मकबूल फिदा हुसैन से लेकर और नामवर सिंह तक, और एक से एक जो लीजेंड जिनको हम कह सकते हैं, वो उसी छोटी सी बेंच पर आकर बैठते थे आपके साथ। हाँ, ये वास्तव में जो इतनी सौहार्दता, प्रेम और छोटे बड़े के लिए एक बहुत ही सम्मान, वो जो देखिए, ये 1990 में क्या हुआ कि तकनीकी रूप से हम लोग परिवर्तित होने लगे। हमारे यहाँ इंटरनेट आया, बहुत सारी चीज़ें आई जो पहले नहीं थी, या किताबें भी अब वो जो पहले हाथ से हम लोग कंपोज करते थे, अब वो कंप्यूटर्स पे आने लगी। तो खैर मेरा ये तो बात ये है, लेकिन मेरा एक छोटा सा ही ऑफिस था उस समय। तो उस ऑफिस में असल में होता ये था कि मेरे सामने की सीट, इधर की सीट पर तो मैं और मेरी पत्नी बैठते थे, और उधर सामने की सीट पर 2 व्यक्ति ही बैठ सकते थे। तो होता ये था कि कभी मकबूल फिदा हुसैन साहब आ रहे हैं, उनसे बड़ा प्रेम था, मतलब नामवर सिंह हैं, या कभी कोई, तो उसी समय पर 2 लोग और कहीं से आते थे,
तो मैंने एक आदमी की ड्यूटी लगाई थी, वो जरा पान वान खिलाओ। हाँ, तो आप उनको कहाँ बिठाएंगे? हाँ। जी हाँ, तो इस तरीके से चलता था, लेकिन कभी कोई समस्याएं नहीं किसी प्रकार की भी। सबने बहुत ही प्रेम दिया, उत्साह दिया। और उस समय होता ये भी था कि अच्छी चर्चाएं होती थी बैठकर कि देखिए असल में प्रकाशन क्या है। प्रकाशन तो पाठक और लेखक के बीच एक कड़ी है, जो व्यवसाय और साहित्य दोनों के बीच की कड़ी है। और लेखक और प्रकाशक के बीच में एक बड़ी महीन सी डोर होती है, वो रॉयल्टी की होती है या उसके अनुबंधों की होती है। तो बहरहाल आप तो खुद महेश्वरी हैं, बनिया परिवार से आए हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि उसमें सारा ध्यान बेटों पर केंद्रित है, और आपकी पत्नी भी आपके बिजनेस में साझेदार रही हैं, और आपकी बहनें भी रहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और अभी आपकी दोनों बेटियां अदिति महेश्वरी और दामिनी महेश्वरी आपका कारोबार संभालती हैं। तो आपने जैसे अरुण एंड सन्स कंपनी बनाने के बजाय आपने अरुण एंड डॉटर्स कंपनी बनाई। शायद मैंने ये शब्द पहली बार सुना। जी हाँ, मैंने ये सोचा कि महेश्वरी डॉटर्स ऐसा बनाना चाहिए। अरुण तो है ही, कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए बात यह है कि बेटा बेटी का कोई अंतर नहीं होता, काम समझना चाहिए और विद्वत्ता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई बेटियों के लिए तो ताली बनती है, सही आप कह रहे हैं। मैं एक बार नीदरलैंड में जो डच लैंग्वेज प्रमोशन के जो अधिकारी थे, उन्होंने हमको बुलाया कि नीदरलैंड में जी। तो उन्होंने कहा कि भारत एक इतना बड़ा देश है, और अब उस समय भी मेरी किताबें ठीक ठाक थीं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, और भारत में एक बड़ा पब्लिशर, हम बड़ी इंडियन लैंग्वेज मतलब तो उसके लिए आप आ रहे हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे, और हमारी किताबें आप डच में ट्रांसलेट कीजिए। तो मैं और विष्णु खरे वहाँ गए थे। अच्छा। तो वहाँ दो राइटर थे, हैरी मुरिश और सेस नोटेबूम। उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। वहाँ की उस समय आबादी थी करीब 9 करोड़ या 10 करोड़ थी। तो उनके बीच में झगड़ा होता था कि हमारे 8 लाख कॉपियाँ बिकी। वो कहते नहीं 8,02,000 कॉपी हमारी ज़्यादा बिकी। अच्छा। इस तरह का उनके बीच में मतलब बताया मुझे। तब फिर वो जब मेरे से बात कर रहे थे तो एक जगह पे आके सहमत हुए। वो एक लड़की छोटी सी आई, वो प्रकाशक थी उनकी। तो उन्होंने बताया कि इसके बाबा भी हमारी किताब छापते थे, इनके पिताजी भी छापते थे, और ये भी हमारी किताब छापती हैं, अब ये हमारी प्रकाशक। उन्होंने गर्व से कहा। तो मुझे लगता है कि ये बात मेरे मन में भी धर कर गई कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। और कोई भी जो काम संभाले, चाहे बेटा हो बेटी हो, लेकिन उनको पूरा सम्मान, पूरा स्थान देना चाहिए। और हम ही नहीं, मतलब यदि काम अच्छा है तो सब देखें और काम को सम्मान करें। तो इसलिए हमारी बेटियों ने काम संभाला है, हमारी पत्नी ने भी संभाला था, हमारी माँ ने भी यही काम किया था। दरअसल पिताजी मेरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो कहीं जा नहीं सकते थे उस समय, तो क्योंकि उनकी ड्यूटियों में नहीं था। तो माताजी ने बल्कि टूर भी किए, और हमारी छोटी बहन, हमारी जो बड़ी बहन है मुझसे, वो भी इसी काम में, हम मतलब बचपन से हम ब्रॉन एंड बॉटम जिसे कहते हैं, इसी काम में रहे और आनंद से रहे। हमें कोई तकलीफ एक चीज मुझे लगती है कि चूंकि मित्रों वाणी प्रकाशन देश का एक आला दर्जे का एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, अब तो संभवतः, और भारतीय भाषाओं की बहुत सारी किताबें आपने छापी हैं, और राम संस्कृति से लेकर और अनुवाद भी आपने कराए, वाणी फाउंडेशन तमाम में। तो आपने प्रकाशन उद्योग को एक नया विस्तार दिया है, बड़ा विस्तार दिया है आपने। और वो विस्तार इस मायने में कि वाणी प्रकाशन से पहले हिंदी शायरी एक विधा के रूप में इस्टेब्लिश नहीं थी। इक्का दुक्का कुछ पॉकेट बुक संस्करण छपते थे। आपने शायरी फिराक गोरखपुरी की किताबें छापी, गुलजार की छापी, नए जमाने के इरशाद कामिल और मनोज मुंतशिर की किताबें छापी, और न छापी बल्कि उसकी बड़ी मार्केटिंग की नेशन वाइड। तो उसका कैसा अनुभव? आपने शहरयार को भी छापा। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मतलब हुआ ये कि 1990 में मेरठ के बेगम पुल पर एक दुकान थी, बुक कॉर्नर। अच्छा। तो शायद सौंधी साहब उसके मालिक थे। तो ऐसे ही एक बार मैं जब उनके यहाँ गया, तो बेगम पुल असल में वो जगह है जहाँ पर फौजी लोग ज़्यादातर आते हैं, और कमांडो कैंट एरिया वहाँ लगता है, और पढ़े लिखे शहर के लोग वहाँ आते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, 200 कॉपी तो मैं ही बेचूँगा। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी किताब है? उसने मुझे एक शायरी किताब पकड़ा दी। मैंने कहा यार ये कहाँ बिकती है शायरी वारी? तो उन्होंने कहा नहीं तुम जानते नहीं हो। वास्तव में मैं नहीं जानता था।
तो मैंने वही बताया ना अभी कि असल में पाठक प्रकाशक का जो सूत्र होता है वो पाठक होता है। जितने मेले लगते हैं, जैसे आप लोग हैं यहाँ या और भी जगह, तो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। कल ही रात जैसे मेरी बात हो रही थी बद्री नारायण जी से, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने प्रकाशन में एक प्रिंट अलग कीजिए, अंग्रेजी की किताब वाणी से मत छापिए क्योंकि उससे आपको अलग माइलेज। तो मतलब ये विचार विमर्श के मुद्दे हैं जो बातें करने से ही सहयोग सब पता लगता है। तो हमने इसी तरीके से 1990 में फिर शायद, तो मेरे पास 2 मैन्युस्क्रिप्ट और भी थी जिनका मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था। एक थी निदा फाजली की खोया हुआ सा कुछ, और कैफ़ी आजमी की सरमाया। तो उसने कहा यार आप तो खजाने में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई छाप के देख लेते हैं। जब मैंने छापी तो मैंने देखा कि जैसे उस समय फैक्स मशीन चलती थी, तो रात को मैं फैक्स खोल जाया करता था, सुबह 2-4 ऑर्डर उसमें से टपके हुए निकले होते थे। तो फिर मुझे लगा, फिर मेरी अपनी रुचि भी शायरी में बढ़ने लगी, और फिर मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे शायरों को छापा। फिर कपलेट 3 वॉल्यूम्स में छापी जिसमें बहुत सारे शायर, वसीम बरेलवी और निदा फाजली आदि। शहरयार तो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए, मतलब हर दूसरे, उनकी डेथ दुबई में हुई थी तो उन्होंने वहाँ से भी फ़ोन किया था कि गुरु बस ऐसा लग रहा है कि अंतिम दिन है। फिराक गोरखपुरी साहब का ये था कि उनका कोई वारिस तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने एक सेवक को, सेवक ही कहते थे वो, रमेश द्विवेदी, तो उन्हीं को वारिस बना दिया था। और अपनी सारी किताबें और जो भी उनका वहाँ एक छोटा सा घर भी था, अभी उन्होंने शायद बेच दिया है, तो उसको भी उन्हें दिया और सब चीज़ें। तो फिर मुझे लगा कि फिराक जैसे शायर जो भारत में, मतलब गालिब के बाद फिराक का नंबर आता है देखा जाए तो, लेकिन कई कारण हैं जिसमें कि फिराक को उतना ज़्यादा वो नहीं हो सका, उठाव जैसे गालिब का होना चाहिए, वो अलग चीज़ें हैं। तो फिर मैंने करीब 28 किताबें फिराक की छापी जो कि उर्दू में भी उतनी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से आज मुझे याद है कि आप हम लोगों को भी कभी कभी शायरी भेजते रहते हैं, और आप अपने पब्लिकेशन हाउस को माता के समान दर्जा देते हैं जी। तो वो शेर जरा सुना दीजिए कि मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना का एक शेर है। कल ये पूछ रहे थे कि भाई आप लोग पहले अलग हुए तो क्या हुआ आपको, मतलब क्या मिला होगा। मैंने कहा भाई किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही। और एक शेर आपने, आप वो भी सुना दीजिए जो प्रकाशक के बारे में, किताबें बेचता हूँ। हाँ, वो दरअसल क्या था वो, नहीं वो मैडम का था, वो नहीं, वो था किताब दुकान की महज एक दुकान नहीं, जमा है इसमें समंदर उफनते ख्यालों का। किताबें बेचने वाली दुकानें खास होती हैं, यहाँ जज्बात मिलते हैं, यहाँ ख्यालात मिलते हैं, यहाँ आदमी को इंसान बनाने के समानात मिलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, आदमी को इंसान बनाने के समानात मिलते हैं। अद्भुत। अरुण जी, आपने हिंदी भाषा को थोड़ा सा समृद्ध करने के लिए एक वाक नाम से पत्रिका निकाली और सुधीश पचौरी को आपने उसके संपादन का भार दिया, लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी थी उस समय जिसके लिए आपको धमकियां भी मिली थी, मैंने सुना है। हाँ, आपने तुलसीदास को सुपरस्टार कवि लिख दिया था। हाँ, सुपरहिट। असल में ये हुआ कि जब हमने पत्रिका निकालने की सोची कि हम एक वाक पत्रिका, वाक सरस्वती, तो हमने सोचा कि वाक पत्रिका निकालेंगे और ये नई हिंदी का चलन, मतलब हिंदी नई, जैसे ये तो अब हो रहा है कि हिंदी नई हो, हिंदी में कैसा हो, तो हमने सोचा था कि नई हिंदी को लेकर हमें बातचीत करनी चाहिए कि लोकप्रिय हिंदी कैसी हो। एक प्रकाशक के नाते हमारा ये काम भी था, कर्तव्य भी था कि हिंदी पर हम बातचीत करें। तो मेरे टीचर थे सुधीश पचौरी जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाद में वाइस चांसलर भी बने, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। मैंने कहा सर पहला अंक कैसे निकाला जाए? बोले तुम बताओ। मैंने कहा सर ये तो तुलसीदास हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, तो क्यों ना तुलसीदास पे ही करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसी पे कर लेते हैं। तो भूमिका में उन्होंने पहली पंक्ति लिखी कि हिंदी के सुपरहिट कवि बाबा तुलसीदास। अब सुपरहिट तो हिंदी शुद्धतावादियों के लिए, तो जैसे बनारस में, जब बनारस में पंडित थे जिन्होंने, जब तुलसीदास ने रामचरित में, बता दूं, तुलसीदास ने जब रामचरित मानस लिखी तो बनारस के पंडों ने कहा कि हम तुम्हें बहुत पीटेंगे, तुमने खराब किताब लिखी है। एक तो दूसरी भाषाएं इसमें इस्तेमाल कर दी, संस्कृत नहीं है, ऊपर से आपने शिव की पूजा नहीं करवाई इसके अंदर। अच्छा। जी हाँ, तो फिर बाद में जोड़ा गया उसके अंदर, अंत में रामेश्वरम में पूजा करवाई और शुरू में शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं।
तो ये उसका मैंने ऐसा सुना है, अब ये कहाँ सही है। तो खैर इसी तरीके से जब ये हुआ कि भाई हिंदी को तुम बर्बाद कर दोगे, सुपर हिट का तुम्हें कोई और शब्द नहीं मिला। मेरे ऑफिस में बड़े बड़े लेखक आए, पता नहीं क्यों उत्साह में, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। तो बोले हम तुम्हें पीटेंगे और तुम्हारी दुकान खाली करवा देंगे, तुम समझते नहीं हो, तुम हिंदी को बर्बाद कर रहे हो। मैं कहा साहब मैं क्या करूं, इसमें तो सुपर हिट का आप मुझे कोई तोड़ बता दो। मैं जिसको ये कह सकूं कि तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे दूसरा कोई नहीं है उसके अलावा, तो आप इसके अलावा कुछ बताएं। तो वो बहुत सारे शब्द आए, लेकिन जो सुपर हिट की संप्रेषणीयता है वो नहीं मिल पाई। तो फिर हमने सोचा कि अब दोबारा बात करते हैं कि हिंदी क्या है। तो हिंदी तो बड़ा विचित्र मामला निकला कि भाषा विज्ञानी कहते हैं कि हर 50 किलोमीटर पे हिंदी बदल जाती है। हमने देखा कि दिल्ली में जामिया मिलिया की हिंदी अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदी अलग है, कमला नगर जो बनियों का क्षेत्र है वो अलग है, नजफगढ़ हरियाणवी और पंजाबी लोगों का क्षेत्र है, या निजामुद्दीन मुस्लिम लोगों का क्षेत्र है, तो वो सब की तो हिंदी अलग अलग है। तो हमने कहा भाई, पचौरी साहब से कहा कि साहब आप ये ब्रज के हैं, आप भी तो हिंदी में बोल रहे हैं, तो आप ब्रज में बोलो फिर यदि आपको कर। तो फिर हमने और खोज की कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी किताब लिखी थी खड़ी बोली का गद्य, तो बड़ी पिटाई हुई उनकी बनारस में। फिर वो किताब लंदन से छपी, उसमें 5 तरह की हिंदी बताई गई थी, मौलवी जी की हिंदी, पंडित जी की हिंदी, व्यापार की हिंदी, क्या क्या कर। तो बहरहाल तो फिर उस पर NDTV ने उस पर एक पूरा कार्यक्रम भी रखा कि हिंदी क्या है आखिर। तो हिंदी क्या है इस पर हमने फिर कई 2 अंक उस पर प्लान किए अपने। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब एक प्रकाशक का काम है ये कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी चीज़ों पर डिस्कशन करना, बातचीत करना, या उन चीज़ों को यदि कोई उलझी हुई चीज़ें हैं तो सुलझाने का प्रयास। आप बाई चांस महेश भट्ट से टकरा गए थे, और महेश भट्ट से टकराने के बाद वाणी प्रकाशन ने सिनेमा के लोगों की बहुत सारी किताबें छापी और सिनेमा के लोगों पर किताबें छापी। तो आपने तो महेश भट्ट की रॉयल्टी का डॉगी प्रकरण क्या है? महेश भट्ट, रॉयल्टी और कुत्ता। डॉगी प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मुझे भी प्रिय नहीं लगा। लेकिन हुआ ये था कि महेश भट्ट को ये मालूम पड़ा कि मैं बम्बई गया हुआ हूँ, तो उन्होंने अपने किसी से परिचित से कह के बुलाया। उन्होंने मुझे एक पांडुलिपि दी, उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब है, इसको आप छाप दीजिए। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है भाई। अच्छा, मैं ज़्यादा फिल्म को जानता नहीं था, मतलब सच्चाई ये है, क्योंकि अभी भी एक फ़िल्म का वो हो रहा था प्रीमियम मुंबई में, किसी ने कहा चलो यार चलते हैं, हम चले गए। तो वहाँ एक छोटा से कद का लड़का आया, बोले साहब वाणी प्रकाशन की मैंने किताबें पढ़ी हैं। मैंने जैसे कहा, मैं कहा शाबाश बेटा अच्छा है, और पढ़ो। तो मुझे पता लगा वो उस फिल्म का हीरो ही था, वो राजकुमार राव है, क्या नाम है? हाँ, राजकुमार राव। तो मुझे मतलब अंदाज नहीं था। जब ये मनोज वाजपेयी भी, बल्कि महेश भट्ट ने एक बार मिलवाया, जब मैं एक छोटी सी दुकान मैंने खोली थी दिल्ली में, मंडी हाउस में, श्री राम सेंटर पे, तो उसका उद्घाटन करना था। तो उस समय तो मतलब मैं थोड़ा 30 एक उम्र का ही था। तो ऐसे ही मैंने उसमें अटल बिहारी जी को बुलवाया, चंद्रशेखर जी को बुलवाया, महेश भट्ट को बुलाया। इतनी सी तो दुकान थी वो, जितनी ये जगह है। तो सब लोग आए। तो मैंने महेश भट्ट से कहा यार तुम ऐसा करो, अपना किसी साथी को बुला लाओ, फिल्म का आदमी, तो ज़रा कविता विता पढ़ देगा। तो उन्होंने, मनोज वाजपेयी जब एक्टर नहीं बना था उस समय, तो उन्होंने बुलाया। मैंने कहा भाई ये कौन है? बोले जिसको पहचान लो एक दिन में बड़ा एक्टर बनेगा। मैं चलो जी पहचान लिया, मतलब और क्या कहता मैं तो खैर इस तरह से, तो खैर महेश भट्ट ने मुझे पांडुलिपि दी और 12,500 रुपये का चेक दिया। अच्छा। मैं कहा भाई ये क्यों दे रहे हो? बोले इसलिए कि यदि मेरी किताब नहीं चली तो आपको नुकसान ना हो, ये आप पैसे रख लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने रख लिए। फिर जब किताब बिक गई तो मैं उसे 25,000 रुपये लेके गया। मैंने 12.5 वो और 12.5 आपने जोड़ा, रॉयल्टी के अपने जोड़े। मैंने कहा ये देखिए ये 25,000 रुपये आप रख लीजिए, क्योंकि आपकी किताब बिक गई और हमको भी लाभ हो चुका है, ये आपकी रॉयल्टी है। तब वो अलग प्रसंग है, उसने अपनी पत्नी को बुलाया और ये किया। आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हमने दिलीप कुमार की बायोग्राफी छापी, अमरीश पुरी साहब की बायोग्राफी छापी, गुरुदत्त की किताब छपी, लता बच्चन पर 3 किताबें छापी अमिताभ जी, हाँ, लता मंगेशकर पर जो किताब जिसको राष्ट्रपति, जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सुखद क्षण था हमारे लिए कि लता मंगेशकर पर लता सुर गाथा हमने किताब छापी, जिस पर राष्ट्रपति ने हमको अवार्ड दिया, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला। हाँ, राष्ट्रीय स्वर्ण कमल अवार्ड दिया। तो ऐसा स्वर्ण कमल भी बड़ा अजीब रास्ता हुआ मेरे बराबर में। जब हम रिहर्सल करने गए, एक दिन पहले जाते हैं ना राष्ट्रपति, तो बराबर में कोई मोहनलाल लिखा हुआ था।
मैंने कहा पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बैठा देते हैं, मोहनलाल सोहनलाल। तो मैंने बहुत बड़े अभिनेता हैं तो वही अदिति से आके मैंने कहा कि भाई कहाँ है, उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, वो दक्षिण का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये मैंने कहा चलो भैया वो भी ठीक है। अच्छा, एक मैं जरूर पूछना चाहूँगा, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि अभी समय कम है और आपसे तो रात भर दिन भर बात होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है कि आपने बहुत पहले श्यामा चरण दुबे और कुमार सुरेश सिंह के समाज शास्त्र से संबंधित किताबें छापी थी। बिरसा मुंडा को उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी क्योंकि उस समय आइडेंटिटी का लिटरेचर उतना प्रचलित नहीं था, अस्मिता का साहित्य, दलित, महिला और आदिवासी। तो ये कैसे शायद राजकिशोर से शुरू किया, वो थोड़ा सा बताइए। 92 या 93 में, साहित्येतर किताबों के बारे में। 92 या 93 में राजकिशोर जी हम सब जानते हैं, प्रसिद्ध पत्रकार थे और अब नहीं रहे। तो वो भारत टाइम्स में नौकरी कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अरुण मेरा मन नहीं लगता है नौकरी में और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं कहा बताइए हम क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि ज्वलंत भारत की बहुत सी समस्याएं हैं, हम उस पर एक एक किताब तैयार करेंगे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत, क्योंकि बात यह है कि जो समाज शास्त्र है असल में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वो समाज शास्त्र, जब श्यामा चरण दुबे जी से मैं मिलता था मुझे बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब। तो उनका ये था, उनका उत्तर आधुनिकता पर उनका विषय विमर्श चल रहा था कि जो समाज शास्त्र है वो अपने भारतीय परंपराओं के, क्योंकि अभी तक जो हम समाज शास्त्र पढ़ते हैं जानते हैं वो हम विदेशी यूरोपियन पैटर्न पर हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उसी पर उसकी कसौटी करते हैं। लेकिन भारतीय समाज शास्त्र की खोज करनी चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए। तो फिर समाज शास्त्र में तो खैर बहुत सी किताबें, CSDS से फिर हमने अलायंस किया और अभय कुमार दुबे और आशीष नंदी, सुधीर कक्कड़, और फिर ये अपने तो हमने किताब की सीरीज़ निकाली आज के प्रश्न, जिसमें हमने करीब 28 किताबें या 24-25 किताबें प्रकाशित की। और हिंदू होने का मतलब, कश्मीर का मसला, मुसलमान होने का अर्थ, तो ये सब किताबें उसमें थी जो आज भी भारत की ज्वलंत समस्याएं हैं, उस समय भी थी। और ये सीरीज़ आज भी हमें देश में कोने कोने में लोग मिलते हैं, बताते हैं कि इसको हमने पढ़ा है, समझा है, क्योंकि हिंदी में ऐसा लिटरेचर उस समय बिल्कुल भी नहीं था। तो श्यामा चरण दुबे जैसे सोशलॉजिस्ट थे, मैं कहूँ कि बल्कि विद्यानिवास मिश्र जो भारतीयता की पहचान उन्होंने किताब तैयार की, तो इन सब लोगों का बहुत ही इसने, और जो उनका आंतरिक जो उनका जो वो लिटरेचर जो उनके था वो हम लोगों ने उनसे डिस्कशन कर करके उनसे किताबें तैयार करवाई। और हैं जी, मैनेजर पांडे तो बाद में जब, अच्छा हाँ समझ जी, बिल्कुल। अरुण जी, आप कैसे मैनेज कर ले जाते हैं राइट और लेफ्ट विंग को? क्योंकि आपने नरेंद्र कोहली को भी छापा और आपने कई लेफ्ट राइटर्स को छापा, कई दलितों को में, दलित लेखकों में तो आपने बहुत सारे, जैसे जिस समय उनको कोई नहीं जानता था, जैसे अजय नावरिया की पहली किताब आपने छापी, शिवराज सिंह बेचैन को, ये, और उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे, सूरजपाल चौहान को आपने पहचान दी, धर्मवीर। हाँ, मैं धर्मवीर का जिक्र करना चाहता हूँ। ये सब तो लोग ऐसे हैं जो नोन हैं, सब जानते हैं जिन्हें, लेकिन धर्मवीर को लेकर जब मैंने पहली किताब से लेकर उनकी अंतिम किताब तक छापी, और उनके दलित लेखन में कुछ विविधता थी, कुछ वक्रीपन था। मतलब वो दलित लिटरेचर नहीं है कि हमने गोबर से गेहूँ निकाल के, ऐसा नहीं था। उसमें स्त्री विमर्श और जो जार सत्ता की बात थी, जो ऐसी बातें हैं, ये मतलब कि जो हम लोग विमर्श में नहीं रखते हैं। तो उनका एक दलित जो लेखन था वो अलग तरह का था। उसमें काफ़ी, जब हमने एक किताब का विमोचन कर रहे थे तो JNU से एक गाड़ी भर के लोग आए, उन्होंने वहाँ कुर्सियाँ फेंकी, माइक तोड़ा। तो धर्मवीर बोले यार पुलिस को बुला लो। मैं कहा नहीं, हम लोगों का आपस का झगड़ा है, निपटते रहेंगे, कोई सी बात नहीं है। तो हमने निपटाया भी और सब ने बड़े प्रेम से, मतलब तो जैसे कबीर के आलोचक उनकी किताब आई धर्मवीर की, कि मतलब जैसे कबीर के जो आलोचक हैं वो सब, उनका ये लेखन था कि सब पंडित हैं, परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जितने भी हैं। तो बोले कि यदि एक उन्होंने छोटी कहानी भी दी जो बड़ी सटीक है, 2-4 शब्दों की है, जिसमें कि एक राजा थे, उनके दरबार में वो सेनापति ने कान में कहा कि महाराज राजपुरोहित जो हैं कुछ निकाल लेते हैं खजाने में से, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
ऐसा करो, राजपुरोहित को बुलाओ और उनसे कहा कि महाराज आप वन गमन कर जाओ। तो बोले यदि कोई यही दलित होता तो क्या होता। तो यहाँ से सवाल पैदा होता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है जातियों के बीच में। तो इस तरह का उन्होंने अपना परसेप्शन दिया था और फिर बाद में उनकी पत्नी से उनका झगड़ा ही रहा जीवन भर। कोर्ट में दोनों जाते थे लेकिन वो एक ही घर में रहते थे। अच्छा। तो हाँ, बच्चे भी 4 हुए। तो उन्होंने फिर एक किताब लिखी, मेरी पत्नी और भेड़िया। वो कुछ था ऐसा रिलेशन जी। मेरी तो पत्नी और भेड़िया। हाँ, बड़ी किताब है, 150 पेज की किताब है। फिर वो कोर्ट की, तो खैर उनका अलग दलित सिविल कानून उन्होंने अलग से बनाया, उसको हमने सभी सभासदों को बांटा। 500 कॉपियाँ हमारे सभी संसदों में बांटी गई। तो खैर इस तरीके से मतलब मुझे याद है कि दिल्ली के राजेंद्र भवन में एक उनकी किताब पर गोष्ठी थी और किसी ने जूता चलाकर उनको मारा था। हाँ, तो फिर एक किताब लिखी गई, दूसरों की जूतियाँ। चलिए अरुण जी, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय कम है हमारे पास। संक्षेप में हम आते हैं फिर ज्ञानपीठ के अधिग्रहण पर। वो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे वाणी प्रकाशन ने अपना एक बड़ा विस्तार किया है। तो क्या आपने ज्ञानपीठ को मैंने खरीद लिया, हड़प लिया, अधिग्रहण किया या साथ में जोड़ लिया? देखिए, जब हम ज्ञानपीठ लेने की चर्चा कर रहे थे तब तो हम इसी उहापोह में थे कि ये लेंगे या नहीं लेंगे या कैसे होगा। जब ले लिया तो ले लिया। अब लगता है कि कुछ बड़ा काम हो गया क्या। पता ही नहीं लगा। इधर के वर्षों में हिंदी में प्रकाशन उद्योग की सबसे बड़ी व्यावसायिक डील है ये। जी हाँ, ये कहा जा सकता है, लेकिन अब ठीक है जो भी है। तो क्या आपने पुरस्कार भी ले लिया? नहीं, पुरस्कार का काम, क्योंकि ज्ञानपीठ एक ट्रस्ट है और हम ट्रस्ट नहीं हैं, तो पुरस्कार का काम वही करें और जो भी समाज सुधार के या समाज के उसके लिए जो काम करने हैं वही लोग करें। हमने उनके प्रकाशनों को लिया है। अच्छा। जो उनके प्रकाशन हैं, जितने भी प्रकाशन हैं, उन सबको हमने उनसे ये अनुबंध किया है कि उनको रीप्रिंट करेंगे, छापेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो सब हमारे पास आ चुका है और अब उस काम को हम और सुदृढ़ करने। हुआ ये था कि करीब 3 वर्ष पहले आप सबने सुना होगा कि नया ज्ञानोदय पत्रिका नहीं छप पा रही है, पैसे की कमी है। जैसा कभी कभी गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में भी निकलता रहता है। तो मैं बड़ा उत्साहित होकर उनके पास चला गया ज्ञानपीठ में। मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि आर्थिक स्थिति तो हमारी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ज्ञानपीठ की पत्रिका बंद हो जाए ये सहन नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदी का सिरमौर प्रकाशन है ज्ञानपीठ। तो आप हमसे ही कुछ ले लीजिए, छापिए पत्रिका को, चलाइए, मतलब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो कोरोना है, बाद में जब शुरू करेंगे तो हम देख लेंगे। तो इस तरह से वो चलता रहा और फिर बाद में धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तो हमने देखा कि वहाँ प्रकाशनों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उन्होंने बेचते ही नहीं थे। वो किताब सप्ताह में 2 दिन खोलते थे, उस दिन भी कोई आया नहीं आया तो जो भी हुआ। तो चारों तरफ ये था कि ज्ञानपीठ से किताबें ही नहीं मिलती हैं। फिर वो उन्होंने एक और नियम बनाया था कि पैसा खर्च होता है तो हम किताब छापेंगे ही नहीं, जो बिक रही हैं बिकती रहें, और कभी कोई ज़रूरत हुई थोड़ी बहुत कॉपियाँ 25-50 कॉपी छाप लेंगे। तो अब हमने उनसे कहा कि ये स्थिति तो अच्छी नहीं है, तो आप ऐसा करिए, हमें दे दीजिए। तो और भी लोग थे उसमें, मतलब प्रतियोगिता में, लेकिन उन्होंने हमारा ही चयन किया और पहली ही दृष्टि में कर लिया कि हमें बोले अब कहते हैं कि हमें पता था कि आप ही लोगे। हमने चलिए अरुण जी, इन दिनों एक अलग प्रसंग, शुक्रिया, अलग प्रसंग के कारण आपकी चर्चा हो रही है। हिंदी के वरिष्ठ लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें राजकमल से 10,000 और वाणी से 6,000 की रॉयल्टी की बात उस वीडियो में बताई जा रही है। और मुझे याद है कि आपने बहुत पहले 97-98 में उनकी एक किताब छापी थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बाद में उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। देखिए, जो अभी तो हो रहा है, बारे में आपको क्या मैं बताता हूँ। जो हो रहा है वो अभी दुखद है। दरअसल ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे इतिहास में कि कोई इस तरह से कहे। लेकिन खैर, विनोद जी हैं, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। 1996 में विष्णु खरे ने मुझे उनसे मिलवाया था। मैं तो उनको जानता नहीं था उस समय, लेकिन हमने दीवार में खिड़की रहती थी किताब का अनुबंध किया और उन्हीं के कहे अनुसार उन्हें अग्रिम राशि भी दी। उसके अलावा फिर हमने एक छोटा सा कविता संग्रह छापा, तो वो भी हमने उनको एडवांस राशि दे दी। हम उन्हें लगातार हिसाब देते रहे। तो अब अचानक ये आ गया कि भाई आप हमारी किताब मत छापिए। तो ठीक है, यदि वो कहते हैं तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है।
तो इस तरह से अचानक कोई कहे कि अब किताब मत छापिए, तो हमें इसका दुख है। वो हमारे वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, हमने उनको पूरा हिसाब अपना एक एक पैसे का, एक एक कॉपी तक का दे चुके हैं। उन्होंने उसको भी जग जाहिर किया, ठीक है, वो उनकी इच्छा है, कर सकते हैं। मुझे याद है कि नवभारत टाइम्स में 1996 में, मई 1996 में रहा होगा, जब मैं खुद नवभारत टाइम्स में उन दिनों काम करता था। यूएनआई की एक खबर छपी थी जिसमें रॉयल्टी के कुछ आंकड़े दर्ज किए गए थे और बताया गया था पहली बार कि नरेंद्र कोहली और शिव प्रसाद सिंह लाखों से ज़्यादा रॉयल्टी वाणी प्रकाशन उनको देता है, और उस जमाने में 2.5 लाख रुपये मायने रखते थे रॉयल्टी के सालाना। तो आपने तो वैसे तस्लीमा नसरीन के बारे में भी छपा कि आपने 10 लाख रॉयल्टी उनको दी, तो क्या रॉयल्टी को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए? इस पर क्या विचार है आपके? देखिए, एक बात रह गई बीच में, बड़ी मज़ेदार थी वो बात। आपने कहा था कि आप राइट और लेफ्ट को कैसे करते हैं। ये तो कर ही लेंगे, रॉयल्टी में आ जाएंगे। दरअसल देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रकाशक ना तो राइट है ना लेफ्ट है। प्रकाशक पाठक से जुड़ा हुआ है, पाठक हर विधा के हैं, और हमें पाठक का सम्मान करना है। हमें पाठक के लिए चीज़ें उपलब्ध करानी हैं। पाठक के लिए हमें उसी के तरह के लेखक चाहिए। यदि कोई महाभारत रामायण पर किताब पढ़ना चाहता है, विवेकानंद पे पढ़ना चाहता है, तो वो नरेंद्र कोहली को सम्मान से पढ़ते हैं। नरेंद्र कोहली ऐसे राइटर हैं जिनकी एक ही किताब को हमने 4 रूप में छापा है। वही 1000 रुपये में है, सेम किताब, थोड़ा उसका आकर्षण और है, मतलब सुंदर बाइंडिंग और ये सब। वही 400 रुपये में भी, वही 500। तो सब लोग खरीदते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो जाहिर है यदि ऐसी किताबें आती हैं तो रॉयल्टी की कोई समस्या नहीं होती है। और रॉयल्टी तो सभी के लिए है। एक ज़माना था जब हमने आर वेंकट रमन जी की जब किताब छापी थी, जब मैं राष्ट्रपति था, सबसे हाईएस्ट रॉयल्टी उस समय गई थी। और शिव प्रसाद सिंह हैं, उनको गई, मनोहर श्याम जोशी, और सभी को तो निर्मल वर्मा को भी। निर्मल वर्मा जी का तो खैर, उनका तो देखिए 2 प्रकाशकों से विवाद हुआ, उसके बाद वो हमारे पास हैं, और हमने उनको मतलब देखिए, हमने सीधा सा एक आंकड़ा उनको बताया कि देखिए, झगड़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या दे सकते हैं। हमने कहा कोई आंकड़ा निकाल लीजिए कोई, कि भाई यदि आप समझते हैं कि निर्मल वर्मा जी 1 साल में इतनी कॉपी बिक जाती हैं, जो आपको औरों से मिलता है उससे कुछ गुना आगे बढ़ा लीजिए। तो हमें, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम बिक्री अच्छी कर सकते हैं बाज़ार में हमारा है। अच्छा, पढ़ा नहीं मैंने। एक तो आप एडवांस रॉयल्टी देने में बड़े माहिर माने जाते हैं। मैंने बहुत सारे लेखकों ने कहा कि आपने एडवांस रॉयल्टी दी, उसका क्या चक्कर है? एक आंकड़े के अनुसार 63 से 70 लाख रुपए आपने एडवांस रॉयल्टी दी, जो किताब अभी आई ही नहीं। जी हाँ, वो असल होता यह है कि भाई बहुत से लेखक अच्छे हमें लगते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी किताब दे दो, तो वो कहते हैं हाँ सोच रहा हूँ। तो हम उन्हें कुछ अनुबंधित करना चाहते हैं, उन्हें पैसा देते हैं कि भाई आप ये रख लीजिए, जब तैयार हो दे दीजिए। तो अभी मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि 63 लाख रुपया हम एडवांस में दे चुके हैं, किताब अभी आई नहीं है। 63 लाख रुपया आप एडवांस दे चुके हैं लेखकों को, जो किताब अभी आपको आई नहीं है। अभी आई नहीं है, और आ जाएगी, जब आएगी ले लेंगे। हमारे पास समय कम है। एक आखिरी सवाल मैं अरुण जी से पूछूंगा, इसके पहले मैं बता देता हूं कि जैसे अरुण जी ने हिंदी की अंतर्राष्ट्रीयता के इलाके में बहुत बड़ा काम किया है। आप पाकिस्तान गए और मंटो का साहित्य ले आए, मंटो का मुकदमा लड़ा और क्या क्या किया, वो तो है ही। हम पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मानते हैं, लेकिन आपने अमेरिका में नहीं सुनिए, इसी में तो झगड़ा हो गया। अच्छा। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक मानने लगे। दरअसल हुआ ये कि मेरे पास एक किताब आई, नकुश पत्रिका में मंटो के लेख छपते थे, कहानियाँ छपती थी। तो एक लेखक मेरे पास, संपादक आए, उन्होंने कहा भाई मैंने एक किताब संपादित की है और आप उसको प्रकाशित करिए। तो मैंने कहा किसकी है? बोले मंटो। मैंने कहा भाई वाह, मंटो को तो मैं कब से छापना चाहता हूँ, कोई किताब नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा ये ले लीजिए और छापिए। मैंने कहा भाई इसके कॉपीराइट का क्या होगा? बोले जी हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंतर नहीं, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है। आप छापो, जो होगा हम कर लेंगे। तो खैर मैंने सुरक्षा बस क्या किया था कि एक मैंने बॉन्ड बनाया। मैंने कहा इस पे आप साइन कर दीजिए और इस पे मैं लेखक से भी साइन करा लूँगा कभी ना कभी, जब कुछ होगा, मतलब कोई झगड़ा हो गया तो। तब क्या हुआ कि दिल्ली में ही एक प्रकाशक ने हम पर मुकदमा किया कि आपने मंटो को क्यों छापा, मंटो के अधिकार तो हमारे पास हैं। तो हमारे ज़िंदगी में वो पहला ही मुकदमा था। मैं तो रो पड़ा। वो नोटिस आया, उसको देखकर मैंने कहा यार ज़िंदगी में कभी नोटिस। मैं ट्रेन में जा रहा था, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई 5000 रुपये दे दो इसको, जो हरकारा लाया है भगाओ यहाँ से।
तो उन्होंने कहा भाई, मेरे वकील ने कहा क्यों दे दिया यार, मुझे दे देते तुम इतने, तो मैं ही उलट लेता। तो खैर मैंने फिर ये किया कि मैंने गोपी चंद नारंग जी मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा नारंग साहब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप मंटो की बेटियों के पास जाओ, सारी बातें समझाओ उन्हें। तो मैं वो मंटो की बेटियों के पास गया, वो वहाँ जाके तो दुनिया ही अलग हो गई, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और उन्होंने कहा साहब आप हिंदुस्तान से पैसे देने आए हो हमको, हम तो जाके पैसे मांगते हैं तो कोई पैसे नहीं देता हमको। तो मैं एक थैला भर के किताबें ले गया था। मैंने कहा जी ये मंटो की किताबें छपी हैं, आप जानती हैं? बोले जी देखो हिंदी तो हमें आती नहीं है, लेकिन इतनी किताबें यदि मंटो की हैं तो हमें तो आज तक एक पैसा नहीं मिला। और जिस प्रकाशक ने दावा किया था कि वो उसके मंटो के अधिकार रखते हैं, बोले हम तो उनसे पैसे मांगने गए थे, वो 19,000 रुपये लेके एयरपोर्ट पे आए, जब हम एयरपोर्ट में घुस चुके थे हम तो वहीं फेंकी आए पैसे। और जब मैंने वो एग्रीमेंट भी देखा तो 82 में उनका भी एक्सपायर हो चुका था। मुझे ज़बरदस्ती, मतलब मुझे कोर्ट वोर्ट का कोई जाहिर मतलब वो नहीं था अंदाज़ कि क्या करना चाहिए। बहरहाल चलिए, प्रसंग बहुत हैं। तो मैं ये कह रहा था, आपने न्यूयॉर्क में भारतीय विद्या भवन के साथ मिलकर कुछ किताबें छापी हिंदी में, आपने लंदन में और इंग्लैंड के कई जगहों पर हिंदी महोत्सव किए, और आपने और भी जगहों में, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में, जर्मनी में, मतलब हिंदी की अंतर्राष्ट्रीयता दो तरह से आपने बढ़ाई। एक तो हिंदी के लेखकों को छापा और दूसरा विदेशी साहित्य को हिंदी में छापा। लेकिन मैं आखिरी सवाल पर आता हूँ, ये सब है बहुत सारा, लेकिन कि वाणी फाउंडेशन आपने बनाया और वाणी के 60 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप हिंदी समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं और क्या सोचते हैं? मैं इसमें बस एक बीच में ऐड कर देता हूँ कि जगवे लोरिया यूनिवर्सिटी पोलैंड में मैंने एक एग्जीबिशन लगाई, और उसमें अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, हम सब लोग गए थे। जब हम भारत आए तो पोलैंड एम्बेसी ने हम सबको बुलाया और हमें एक मेडल दिया उन्होंने। हमने कहा ये क्या है भाई हम तो वैसे ही गए थे, सोचा था कोई पार्टी वार्टी चलो चलते हैं। तो उन्होंने एक वो पोलैंड मैत्री संघ या कुछ ऐसा करके बड़ा सम्मान किया। हाँ, अशोक वाजपेयी और कुंवर नारायण और हाँ, अरुण माहेश्वरी, हाँ, तीन लोगों को पोलैंड सरकार ने तो सम्मानित हमने किया। हिंदी के 50, देखिए अब ये है कि हम, हमारे बच्चे और हमारे परिवार का हमेशा उद्देश्य यही रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी हिंदी के लिए ही समर्पित व्यक्ति थे और हमारा व्यवसाय भी वही हो गया है। तो हम क्यों ना उसमें ऐसे और काम करें जो स्थायित्व हो, जिसके अंदर एक गंभीरता हो और बड़ापन। तो हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर आदि में हिंदी सम्मेलन किए। फिर न्यूयॉर्क में हमने सारे भारतीय दिल्ली में भाषाओं, भी आपने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स और में आईपी किया कॉलेज था। के साथ जी, मिलकर आईपी किया। जी बिल्कुल। तो क्या हिंदी महोत्सव आगे फिर होगा? जी हाँ, फिर होगा। अब ये कोरोना ख़त्म हुआ है तो अब थोड़ा सा और थोड़ी सी स्थिरता हो जाए, बच्चे आने लगें, तो हम हिंदी महोत्सव की श्रृंखला को जारी रखना चाहते हैं। तो आपका तो लंबा 40-50 साल का अनुभव है प्रकाशन उद्योग का। तो अभी जैसे डिजिटल किताबें आ रही हैं, किंडल जैसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, प्रकाशन और बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया बदल रही है, तो आपको हिंदी प्रकाशन उद्योग और आगे जाए और हिंदी के लेखकों को सम्मान और धन मिले, उनकी किताबें लोगों तक पहुँचे, आप एक अनुभवी प्रकाशक के रूप में क्या सुझाव देना चाहेंगे हिंदी प्रकाशन उद्योग? हमारा ये उम्मीद है, ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम सवाल जवाब करें। मेरा एक प्रयास हो रहा है कि शायद इस 28 तारीख को हम हो सकेगा तो एक ऐप लॉन्च करेंगे। उस ऐप में सारी सूचनाएं होंगी और बहुत सी वाणी प्रकाशन का ऐप। जी हाँ, अभी मतलब हो सकता है टेक्निकल बढ़ के कुछ और समय बढ़ जाए, लेकिन अभी तक तो हमारी यही उम्मीद है। और लेखक प्रकाशक संबंध को और मजबूत हो सके, इसके लिए मैंने सन 96-97 में एक बैठक हुई थी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। शंभूनाथ जी वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने शुरू करवाया था लेखक प्रकाशक संवाद। मैंने जब भी कहा था कि लेखक प्रकाशक संबंध मधुर जब ही हो सकते हैं जब वो आपस में व्यापाराना बात ना करें। कोई लिटरेरी एजेंट होना चाहिए जो उनके लिए मजबूती से बात कर सके, एक दूसरे के लिए खड़ा हो सके, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। तो यदि लिटरेरी एजेंट, तो कई लेखकों ने कहा कि मिलता ही क्या है, जो और मिलेगा उसमें से भी कट जाएगा लिटरेरी एजेंट के लिए। मैंने कहा भाई वो आप ऐसा मत समझिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और हमें को भी प्रोटेक्ट करेगा, काम और बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा बीच में होना आवश्यक है। जब अनुबंध, देखिए अनुबंध लिखा गया तो किसी लेखक ने कह दिया अरे भाई हम तो पढ़ ही नहीं पाए थे, आपने दे दिया। हमने भी कहा चलो हम भी प्रेम मोहब्बत में आपको दिया है और आपने भी साइन कर दिया, हमने रख लिया उठा के। लेकिन बात तो, किस्सा तो बाद में खुलता है ना कि भाई मुझे ये नहीं मिला या मुझे ये नहीं किया गया। तो इसलिए संबंध एक जैसा व्यापार, जैसे आप एक घर खरीदते हैं, रजिस्ट्री पे साइन करते हैं, 4 बार पढ़ते हैं उसे, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए सब चीज़ों को, संबंध को, ताकि आपको भी पता रहे आपके अधिकार क्या है, मुझे भी पता रहे मेरे अधिकार क्या है। ये है। तो खैर ये तो है, लेकिन फिर भी लेखक प्रकाशक संबंध बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसे विवाद होते ही रहते हैं, तो
उन विवादों को प्रेम मोहब्बत से मिल आदर बैठकर आदर सुलझा आदर लेना के साथ। चाहिए। और लेखक आदरणीय है जो इतनी परिश्रम, देखिए 1986 में जब विनोद कुमार शुक्ल ने ये लिखा कि नई भाषा दी, हाँ, बहुत बड़ी और एक बड़ी पीढ़ी उसको लेके एक और पढ़ के उसको मतलब मजबूत हुई। उनका पहला लगभग तो जय हिंद उस सम्मान करके को कौन कविता भूल संकलन। सकता है? ये तो एक टेम्पररी बात चलिए, है। आप ये लोगों तो में से करेंगे। कोई सवाल पूछना चाहे अरुण माहेश्वरी से तो उसका स्वागत है। जी जी बताएं। माइक अरुण सर, अजीत सर, दोनों को प्रणाम है। निदा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार 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 देखिए। देखिए। कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा लेखक जो अरुण सर आपके पास पहुंचा हो, जिनके कई आयाम आपको देखने को मिले हों और आज भी रात में कभी उनकी किताब पढ़ के सोते हो? अरे साहब, सैकड़ों। मनोहर श्याम जोशी, बाबा नागार्जुन, ये केदारनाथ जी तो शाम को 7 बजते थे कार्यक्रम में बैठ चलो। यदि ये कार्यक्रम 7 बजे 7:10 हो जाता तो उठो अरुण, यहीं आपके जयपुर में कार्यक्रम हुआ था ना, वो कौन सा वो बड़ा हॉल है 25,000 की कैपेसिटी का, तो हैं, हाँ वो, हाँ वो ऑपरेटर के। तो एक बार हम यहाँ आए तो वो पंत जी ने कार्यक्रम किया था, दैनिक भास्कर, लक्ष्मी प्रसाद जी पंत जी ने, दैनिक भास्कर भास्कर के ने इस समय कार्यक्रम वो किया ग्रुप था। तो एडिटर है। उन्होंने, पंत जी ने मुझसे कहा कि यार गुलजार को कहो ना तुम आ जाएं। मैंने कहा भाई फीस लगती है। बोले हम दे देंगे। तो हमने बातचीत की, गुलजार से कहा, गुलजार बोले भाई देखो केदारनाथ मेरे गुरु हैं, उनके जो आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब मैंने केदार जी का घनिष्ठ, मतलब बड़ा प्रेमी, हम तो हर शाम बैठते थे। तो मैंने केदार जी से कहा चलोगे? बोले तुम चलोगे? मैं कहा हाँ। तो बोले तुम्हारी गाड़ी में चलूँगा। मैं चलो। तो हम लोग यहाँ आ गए, मतलब तो वहीं जब रात को लेट हो गए, क्योंकि गुलजार साहब को किसी बाहर होटल में ठहराया गया था, ट्रैफिक बहुत था होटल में जहाँ कार्यक्रम था, वहाँ आने में लेट हो गए। तो लेट हो गए तो भाई कार्यक्रम होने लगा। तो अब केदार जी से पूछा कि आपके बिंब कहाँ से आते हैं? बोले हम कालिदास से लाते हैं। लोगों ने कहा भाई ये नहीं सुनना, वो गुलजार से सुनेंगे, वो बैठे रहे तस्वुरे काना जाना किए हुए। तो खैर वो सब हुआ। इतने में हो गए लेट केदार जी। उन्होंने कहा गुलजार चलो। तो केदार जी से कभी हमारी गंभीर बातें होती, कभी हम कलकत्ता में जाते थे, कभी नेपाल जाते थे। तो वो बहुत, चलिए, गुलजार और केदार जी के साथ आपके बहुत अंतरंग बहुत, रिश्ते अरे रहे हैं। गुलजार ये साहब अनंत तो- किस्सा है। हाँ। दूसरा सवाल ले लेते हैं। मतलब बहुत सबके साथ बहुत प्रेम संबंध रहा, मनोहर श्याम जोशी आदि सब। सर, मेरा सवाल ये है कि एक पाठक होने के नाते, जैसे मैं छोटी थी तो पढ़ना बड़ी सम्मान की चीज़ थी और हर घर में पढ़ा जाता था। जब बड़ी हुई तो बड़ा दुख हुआ जान के कि धर्मयुग बंद इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कर रहा था। मुझे तो लगता नहीं था कि ऐसा भी धर्मयुग के साथ ऐसा हो सकता है। हम लोग सब लोग इतने दीवाने होते थे धर्मयुग सप्ताह, जो भी रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होता था। तो आप मुझे ये गाइड करें कि एक पाठक होने के नाते मैं कैसे इस बात को किसी को समझा सकती हूँ कि पढ़ना कई दूसरी चीज़ों की तुलना में ज़्यादा अच्छी बात है, और लोग आफ्टर ऑल किताबें इसलिए तो छपती हैं कि लोग पढ़ें। तो मैं एक पाठक के तौर पे क्या, रुचिकर जो किताबें हैं, देखिए हर एक की अपनी, सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि कोई किसी को कह सके कि आप ये पढ़ लो तो हो जाएगा काम। तो सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। उसके लिए जिन खोजा तिन पाइयाँ, खोजना पड़ेगा कि क्या चीज़ है और कैसे हम पढ़ें, किसको पढ़ें किसको ना। किसी की गृह विज्ञान में रुचि है तो किसी की साइंस में है, किसी की इकोनॉमिक्स में है, तो किसी की लिटरेचर में है। कविता कोई पढ़ना चाहता है। धर्मयुग की आपने बात कही तो डब्बू जी, हम तो बचपन में भाग भाग के पढ़ते थे कि भाई डब्बू जी का कोना पढ़ेंगे। तो ऐसे ही सबकी रुचि, तो इसमें तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। इसमें तो खोजना पड़ेगा आपको अपने मन की रुचि से। किताबें आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, किसी दुकान पे भी नहीं जाना है, एक क्लिक कीजिए किताबें आपके सामने हैं। तो इसलिए रुचि तो अपनी से ही किताब ढूंढनी पड़ेगी। चलिए अगला, ये कुछ पूछना चाहते हैं। माइक दीजिए। हेलो, मेरी आवाज़, एक इधर से सवाल। सर, आपने शुरू में एक पासिंगली मेंशन करा था कि पहले सरकार सपोर्ट करती थी हिंदी पब्लिशिंग को, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। और दूसरा सवाल कि सरकार का क्या रोल हो सकता है पब्लिशिंग के लिए, टू बहुत सपोर्ट अच्छी द बात है। पब्लिशर्स एज वेल एज द ऑथर्स। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, धन्यवाद। सरकार सपोर्ट करती थी इन टर्म्स ऑफ बुक परचेजिंग ओनली। मैं साहित्य अकादमी में 5 वर्ष सदस्य रहा। मैंने वहाँ एक मुद्दा उठाया कि साहित्य अकादमी किताबें क्यों छापती है, उसको नहीं छापना चाहिए। साहित्य अकादमी को किताबें, लिटरेचर प्रमोट करना चाहिए, अच्छी मैन्युस्क्रिप्टें तैयार करवानी चाहिए, उस पर धन खर्च करिए आप।
और फिर एक पैनल बना दीजिए पब्लिशर्स का, उसके प्रोडक्शन का एक दायरा बना दीजिए कि किताब इतने मोटे कागज़ पर छपेगी, ऐसी बाइंडिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ये मैंने इसको लेकर हुआ ये कि जैसे सरकार में होता है, तो पहले तो आई कंडेम द लैंग्वेज ऑफ मिस्टर महेश्वरी, कोई एक मेंबर बोले, तो दूसरे अरुण कमल ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं नहीं भाई इनकी बात सुनी है, वही मेंबर थे। तो जब बात सुनी गई तो ये सब 3 मिनट में हुआ। उसके बाद उन्होंने बात होने लगी कि भाई आप क्या कि ठीक है, एज एंड व्हेन वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ मिस्टर महेश्वरी वी विल कॉल हिम। फिर उन्होंने कौन ही मारी अध्यक्ष ने सचिव को कि बंद करो। 11वें मिनट में मीटिंग बंद हो गई। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप सब आए। हम सब 108 लोग गुवाहाटी गए थे, सब हवाई जहाज में और 5 स्टार होटल में रहे, तो इतनी मीटिंग हुई। तो सरकार मैं फिर बात वही दोहरा देना चाहता हूँ कि सरकार को किताबें नहीं छापनी चाहिए, लेखकों को प्रमोट करना चाहिए, लेखकों से अच्छा लिटरेचर तैयार करवाना चाहिए और फिर पैनल बना के पब्लिशर्स को देना चाहिए। विदेशों में पब्लिशर्स को सपोर्ट, जर्मन में सभी पब्लिशर्स खुश क्यों हैं? क्योंकि उनको वो सपोर्ट किया जाता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से कि आप किताब छापिए, 200 कॉपी हमको ले आइए, 300 कॉपी हमें दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, आप फिर आगे का। तो चलिए हम एक लास्ट सवाल केवल ले सकते हैं, हमारे पास उतना ही समय बचा है। जी नमस्ते। हेलो जी। मैं पत्रिका से हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने उसी के एक्सटेंशन ने जो सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद पर अब निर्भर नहीं है, तो क्या जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है ये मुख्य रूप से आप कहें जयपुर इंग्लिश लिटरेचर फेस्टिवल है, ये हिंदी लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है, क्या हिंदी में पॉसिबल है कि इतना भव्य कोई आयोजन हो सके हिंदी पुस्तकों का? क्या हिंदी में इतनी पुस्तकें हैं भी? क्या पॉसिबल है कि हिंदी में इतनी पुस्तकें हों? बहुत उम्दा सवाल आपने पूछा। देखिए ये इंग्लिश लिटरेचर का फेस्टिवल भी नहीं है, ये लैंग्वेज लिटरेचर का फेस्टिवल है। यहाँ पे हिंदी किताब भी जिन लेखकों की आई हुई हैं वो उपलब्ध हैं, मिलती हैं। ये बात ज़रूर है कि उनकी संख्या नगण्य है। बहरहाल वो तो कोई, लेकिन आपने शायद यही कहा ना कि क्या सपोर्ट, मतलब हिंदी का साहित्य उत्सव इस तरह का जैसा बड़ा हुआ रहा है, क्या संभव है? ये वो पूछ रहे हैं, बहुत जेन्युइन सवाल। मैं आपको देखिए, सरकारी वो तो अलग बात थी कि किताबें सरकार में बिक जाया करती थी, आजकल नहीं बिक पा रही हैं। सरकार ने और कोई सपोर्ट कहीं किया नहीं, सिवाय हमसे GST हम पे और लगा दिया कि जो आप रॉयल्टी देते हैं उस पर भी 18% हमको दे दीजिए। तो लेखक कहते हैं कि भाई ये हमारे में से मत काटो, ये तो तुम्हारा हिस्सा है। तो मतलब जैसे अभी वो उर्वशी बुटालिया जी कह रही थी ना कि 60%, तो वो 60 नहीं 70% है वो, उसमें तो लाभ की तो हाँ कोई गुंजाइश लाभ का रह ही नहीं गया उसके अंदर। बस ये सर्कुलेशन चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि कभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो या फिर हम मतलब 60% पे तो हम लोग नहीं बेचते हैं, 10-20% पे किताब बेच देते हैं, तो हमें कुछ वो लाभ हो जाता है थोड़ा मोटा। लेकिन जो लिटरेचर के आप फेस्टिवल हिंदी का करना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि आज सुबह ही मेरे कुछ संपर्क हैं लखनऊ में, बड़े लोगों से हैं, तो मैंने ऐसे ही कहा कि यार मैं यहाँ JLF में आया हुआ हूँ, कुछ हमको भी सोचना चाहिए यूपी के बारे में। तो उनका लिख के आया ओके प्लीज़ टॉक। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ वो लोग उसको कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे अरुण जी, उन्होंने बहुत उम्दा सवाल पूछा है कि 100 करोड़ की भाषा हिंदी है, तो हिंदी 100 करोड़ की भाषा हिंदी नहीं है भाई साहब। 140 भी मैं कह रहा हूँ। नहीं 140 भी नहीं है, ये 11 स्टेट्स में सिमटी हुई है। अच्छा। आप राजभाषा हिंदी की बात कर रहे हैं, जो सरकारी भाषा है ये। हाँ हाँ। 11 प्रदेशों में हिंदी लिखी पढ़ी जा सकती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश प्रमुख है। ऐसा हुआ जब मैं नीदरलैंड में गया तो मेरे साथ में जो पब्लिशर बैठे हुए थे उन्होंने वो अचकचाए हुए थे, मतलब तो मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, मतलब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं बड़ा परेशान हूँ कि हमारे 8 करोड़ की 9 करोड़ की हमारी वो है आबादी, 8 लाख का हम एडिशन निकाल रहे हैं, तो आपका तो 100-200 करोड़ 110 करोड़ की है, तो आपका वेयर हाउस कितना बड़ा होगा, मतलब अब मेरे पसीने छूटे हैं। तो खैर, तो क्या हिंदी वाले ये सपना देख सकते हैं कि उतना ही भव्य और बड़ा हिंदी साहित्य महोत्सव हो सकेगा कभी? जरूर हो सकेगा और होगा ही, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदी लेखकों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उस तरह की भाषा, उस तरह की किताबें, उस तरह से लोगों का प्रेम अर्जित करना चाहिए, ताकि वो उस तरह की किताबों के प्रति लोगों का आकर्षण हो। यदि ये मान लो लिटरेचर सिर्फ हिंदी का होता यहाँ पर, तो कितने लोग यहाँ विदेश से आ पाते, कितने देश से आ पाते, और कितनी कितनी जगह से हम लोग यहाँ पर। चलो अरुण जी की इसी सुखद टिप्पणी पर हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। अरुण जी, आपने बहुत उम्दा बातचीत की,
मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद, देता हूँ बहुत-बहुत और शुक्रिया। प्लीज कैरी ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Mr. Arun Maheshwari and Mr. Jeet Rai.